जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। असल में हमारे एग्ज़ाम्स हैं 10 अक्टूबर से ना, और 6 पेपर हैं, 6 में किसी में भी कोई ऑफ नहीं है। और जो हमारा डीएसएम का पेपर है मेंटल हेल्थ का, उसमें से हमारी टीचर्स ने ये किया है कि हमें ना जो डिसऑर्डर्स थे ना, वो पढ़ा दिए हैं, लेकिन जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन वाला डिसऑर्डर था ना, वो नहीं पढ़ाया। और बकौल उनके इसलिए नहीं पढ़ाया कि हमारी टीचर जो हमें पढ़ाती हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं जो उसकी, उनका कहना ये है कि उनकी टीचर्स ने भी उनको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि उनको ये लगता था कि एज एन टीचर, एज एन स्टूडेंट उनकी इनोसेंस ज़ाया हो जाएगी, तो मैं इसलिए आपको नहीं पढ़ा रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी या आपकी इनोसेंस ख़राब हो। और हमारे सिलेबस का वो हिस्सा है, और हमें उन्होंने यूट्यूब से लिंक सेंड कर दिए हैं किसी ब्रिटिश स्कॉलर के, कि उनको सुने और आप कैरी कर लें अपनी। और हमें हमारे लिए तो बिल्कुल वो न्यू है, चैप्टर भी न्यू है, कुछ वर्ड्स भी ऐसे हैं, और ओवरऑल भी चीज़ें बिल्कुल हमारे लिए जो है ना बिल्कुल नहीं है। तो अब हम चारों पाँचों जो कि आपके पास पहले भी विज़िट करते हैं, हम चाह रहे थे कि अगर आप हमें वो पढ़ा दें, हम एक दो दिन आपके पास आ जाएं, तो क्या ये पॉसिबल है? आप बताइएगा, जैसे आपको आसानी हो आप बता सकते हैं। आर यू रेडी टू लूज योर इनोसेंस? क्या आप लोग खराब हो गए हो? आप लोग ऐसी कैसी बात करने का ज़्यादा शौक हो रहा है? ज़्यादा पढ़ने का शौक है और ये कोई बात नहीं है। सर लेवल भी ऐसे यूज़ किए हैं, आगे लगे कि आप हालांकि ये कोई बात नहीं है। आपको पता है, आप मुस्तकबिल के माहिर नफ्सियात बन रहे हैं, और माहरीन नफ्सियात के आगे कोई भी चीज़ टैबू या स्टिग्मा नहीं होती कि इस पे हम बात नहीं कर सकते। हमने हर चीज़ पे बात करनी होती है। अभी मैं नीचे 2 क्लाइंट डील करके आया हूँ। अगर आप सुने तो आपके कानों से धुआँ निकले। अगर आप ये चीज़ें नहीं सीखेंगे तो आप फिर हैंडल कैसे करेंगे? एक फीमेल क्लाइंट थी, एक मेल क्लाइंट था। और सो कॉल्ड सोसाइटी में बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड माहौल है। सब अच्छा-अच्छा राग अलापते हैं, लेकिन अंदर खाते कुछ और भी होता है। एक माँ अपने बेटे को लेके आई, 30 इयर्स ओल्ड, उसकी सारी सिम्पटम्स सुनी, और मैंने उससे ब्लंटली क्वेश्चन किया, और उसने कहा, हाँ जी, बस कोई हफ्ते में 2-3 दफ़ा मैं जाता हूँ ऐसे, पैसे देता हूँ और हायर करता हूँ या कुछ भी। इतनी बुरी हैबिट जो है, वो फिर क्या बीमारियाँ नहीं पैदा होंगी तो क्या होगा? तो ये चीज़ें जो हैं ये निगलेक्ट की जाती हैं। माएँ आमतौर पे पर्दा डाल देती हैं। मैंने उसकी माँ को अकेले में बुलाया, मैंने चेक करना चाहा कि इसको कितना पता है। तो उसने कहा कि हाँ, जैसे कि मैचो मैन इमेज बरकरार है, कोई मसला नहीं है। जैसे इसकी तो खैर होती जैसे। तो ऐसे करने से फिर सोसाइटी में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, और ये जो चैप्टर छुड़वाया जा रहा है, सबसे ज़्यादा क्लाइंट इसके आते हैं। बिल्कुल, हमें बिल्कुल आते बहुत रेयर है, हुँ? रेयर डिसऑर्डर है, और अगर आ अ, भी जाए तो फीमेल नहीं डील कर सकती लॉजिकली, और नहीं, एथिकली नहीं। अलाउड नहीं इसको बेस्ट डीलिंग इसकी फीमेल कर सकती हैं। ये भी एक्सपीरियंस कहता है। क्योंकि साइकोलॉजी में जेंडर बायस को यूज़ किया जाता है। जो मेल हैं वो फीमेल को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, जेंडर बायस को यूज़ किया जाता है। एसोसिएशन, रेपो बिल्डिंग ज़्यादा होती है। आपको पता है, जब हम इंटर्नशिप करते थे तो मुझे फीमेल बेड अलॉट होते थे। पहले मुझे गुस्सा आता था कि मुझे, और मेरी क्लास फेलोज़ को मेल, वो उधर से तंग आई होती थी, मैं इधर से आया था। लेकिन बाद में ये सीखने को मिला। लेकिन आपको दोनों जेंडर्स में आपका होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आपको सारे मसाइल का पता होना चाहिए। और ये मसाइल जब डील करते हैं तो इसमें कोई ना मुस्कुराते हैं, ना ही कोई शर्म करते हैं। प्रोफेशनली डील करते हैं। इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने एक वीडियो सेशन हमारा देखा होगा, और उसमें आपने हिसाब लगा लिया होगा कि इसकी कैटेगराइजेशन क्या है। कोई बताएगा? सबसे पहली जो ब्रॉड कैटेगरी है वो है सेक्सुअल डिसफंक्शन। एम आई राइट? क्या है इसमें? सबसे पहले एक डेफिनेशन दी गई है, व्हाट इज सेक्सुअल डिसफंक्शन। अब ये जो डी वाई एस वाला होता है, इसका मतलब होता है कि फंक्शन ना कर सकना। ठीक है, एक एक चीज़ होती है सेक्सुअलिटी, एक होती है असेक्सुअलिटी। असेक्सुअल होना क्या होता है? यानी वो चीज़ ना होना। ठीक है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन इज व्हेन यू हैव ट्रबल हैविंग सेक्स और एंजॉयिंग सेक्स एंड दिस बॉदर्स यू। ये चीज़ मस्ट है कि ये चीज़ आपको परेशान भी करे। अकेला यही नहीं कि आप नाकाबिल महसूस कर रहे हैं। अकेला यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। क्राइटेरिया इसका ये है कि आपको वो चीज़ परेशान भी करे। जैसे कि नीचे क्लाइंट को ये चीज़, मसला शुरू हुआ 2 मंथ पहले जब उसकी शादी के घर में बात की गई, और तब से उसको जो ज़ाहिर है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस वो ज़हन में आना शुरू हुए, और फिर आगे उसने फ्यूचर को सोचना शुरू किया, तो वो एंग्जायटी का शिकार हो गया। और फिर वो एक लूप क्रिएट हो जाती है जिसमें गिल्ट आता है। दोनों में बहुत ही ज़्यादा गिल्ट था। जो लड़की थी उसमें भी बहुत गिल्ट था। वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो मज़हबी है, लेकिन उसके कुछ कदम वायलेट कर गए। मोबाइल के ऊपर थोड़ा-सा वायलेशन हुई, किसी के साथ थोड़ी-सी डेवलप हुई, रिलेशन डेवलप हुआ। अब उसमें ज़ाहिर है सारे लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग ट्रैप करने के लिए स्पेशल, तो वो ट्रैप करने के लिए उसने बाकायदा गैस लाइटिंग शुरू की। उससे ये हुआ कि अब इसकी जो कंडीशन है वो ये है, एहसास गुनाह बहुत पीक पे, और मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती, अपना भी नहीं सकती। जबकि वो उसको ठुड्डा मार रहा है। जब उसकी डिमांड्स
पूरी तरह से पूरी नहीं हुई, डिमांड बढ़ती गई, उसने थोड़ी सी अपनी उसने लड़की ने अपने नॉर्म्स को पीछे छोड़ के उसकी डिमांड्स को पूरा किया, लेकिन मैक्सिमम डिमांड्स जो लड़की के उसने पूरी की, लड़का अभी और डिमांड कर रहा है और वो उसको ताने भी दे रहा है, मैनिपुलेट भी कर रहा है और तरह तरह की बात कर रहा है। और वो जो निकाह वाली बात उसने पहले की थी जिससे स्टार्ट हुआ काम, वो अब कहता है कि मेरी मर्जी, मैं बात ही नहीं करूँगा किसी से। तो इसकी कंडीशन क्या है कि जैसे मैं उसको भूल ही नहीं सकती, मैं उसे छोड़ ही नहीं सकती, जबकि ऐसा नहीं होता। एक चाह डेवलप हो जाती, ना चाहते हुए भी वो सारा कुछ गुनाह सोचने के बावजूद भी डोपामिन ट्रिगर करेगा कि वो चीज़ दोबारा हो, वो चीज़, वो चैट हो, वो सारा कुछ दोबारा हो। तो ये चीज़ अंदर ही अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का बायस बनती है। आपकी जो कैटेगराइजेशन है उसमें क्या है, सबसे पहले हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिसऑर्डर कैटेगरी है, डिलेड है। अच्छा, जो आपकी कैटेगरीज हैं उसमें कौन कौन से हैं, डिलेड हैं, बोलें एक एक करके बोलें। अच्छा, ये हम तफसील से करेंगे, अभी मैं आपको ना एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने वीडियो में कुछ बताया था उसके हवाले से। ये क्या कैटेगरी है, जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है ना उसकी आगे किसमें है, हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर के, जो ख्वाहिश है वो कम होना। फिर है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ये बिल्कुल सेपरेट है, हम आज ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे ज़्यादा बात करेंगे। फिर ऑर्गेजम डिसऑर्डर है, ठीक है, आ रहे हैं आपके भी ये, तो इसका क्राइटेरिया हम देखते जाएंगे और बात करते जाएंगे। आज हमारा जो मेन है वो क्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। तो उसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन वो की है कि सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, कि जैसे कि नाकामी का सामना हो और वो नाकामी इंसान को परेशान भी करे, बॉदर भी करे। लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन लीड टू सेक्सुअल डिस्फंक्शन एंड फॉर मैनी पीपल देयर इज मोर देन वन काज, यानी कोई एक वजह नहीं होती इसकी। स्ट्रेस एक वजह है, फियर एंड एंग्जाइटी अबाउट सेक्स है, अल्कोहल है, तंबाकू है, हार्मोन लेवल्स हैं, जैसे कि मेल का टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होना, और इसी तरह दूसरी जेंडर का है सेक्सुअल असॉल्ट है, यानी बचपन में या जवानी में कोई मिसहैप हो गया, उसकी वजह से खौफ पैदा हो गया, या फिर रिलेशनशिप प्रॉब्लम से होना। जैसे कि नीचे पेशेंट था एक, वो बाकायदा कहीं जाता था, उसके लफ्ज़ थे चकला, मैं वहाँ जाता हूँ। अब वहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस उसके हुए, उसमें इंसान का जो ब्रेन है, माइंड है, वो वायर होता है, ठीक है, वो कैसे वो चीज़ों को देखता है। आप ज़रा खुद सोचें, जो प्रोफेशनली ये चीज़ करेंगे या करवाएंगे, उनका एक एटीट्यूड होगा टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर, वो फील भी करवाएंगे कि जैसे तुम्हारा होना ना होना बराबर है। तो मेल जो हैं उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा खलती है, वो फौरी तौर पे उसका स्ट्रेस लेते हैं। एक मैं आपको केस की मिसाल दूंगा कि एक शादी हुई, मेरा वो स्टूडेंट ही था, वो बहुत ही मिन्नतों से उसने अपनी कज़न से शादी की, उसकी कज़न उससे 2 साल बड़ी थी। अब वो बड़े ही शौक से वो शादी हुई, कज़न ने चारों ना चार हाँ कह दी उस खातून ने, और हाँ कह के भी उसको ना एक एहसास दिलाती रही कि तुम कम पे आ रहे हो, और उसको बार बार ये मैसेज भी बताती रही। खैर, वो डिप्रेशन का पेशेंट हो गया। उसके पीछे क्या रीज़न थी कि उसने फर्स्ट नाइट उसको कुछ जुमले कह दिए, उसको कुछ फ़ील करवा दिया कि पीछे ही हो जाओ, तुम तो ये हो, इस तरह। तो उसका बिल्कुल ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है 100% ऐसा हो गया, और फिर कोई ना मेडिसिन असर करे ना कुछ भी नहीं, वो पटरी पे कभी बैठे कभी कुछ करे, यानी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश। फिर उनके सेशंस हुए, ऐसे में कपल थेरेपी की जाती है, दोनों को बताया जाता है कि दूसरे को किस तरह से आपने हेल्प आउट करना है, तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ये सरासर ज़हनी अमल होता है। जी, आगे चलते हैं। अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का आप निकालें तो उसमें आपको क्या मिलता है। सबसे पहले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे कैपिटल ईडी से शो करते हैं, इज द इनएबिलिटी टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन सफिशिएंट फॉर सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस। अब इसमें कुछ लफ्ज़ हैं, एक इरेक्शन का लफ्ज़ है, इसको आपने समझना है, एक है सफिशिएंट फॉर सेटिस्फैक्टरी सेक्सुअल परफॉर्मेंस, कि इंसान अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई हो, यानी सेक्सुअल कंटेंट जो है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। इसके बाद प्रिवलेंस है, मैंने ये बहुत शॉर्ट लिखा है ताकि आप पेपर में ये लिख सकें। इट इज़ कॉमन स्पेशली इन मैन अबव 40, 40 साल के लोगों में ये शुरू हो जाता है ये मसाइल। विद द रिस्क इंक्रीजिंग विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है इसका रिस्क बढ़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उस वो कम रिलीज़ होता है। अभी मेरा एक वीडियो सेशन आने वाला है जो बदनाम ज़माना होगा, कि बुढ़े लोग जो हैं वो क्यों ज़्यादा ठरकी किस्म के होते हैं। उनका जो फ्रंटल लोब है वो श्रिंक कर जाता है। फ्रंटल लोब ने हमारा जो सोसाइटी में हमारा जो बिहेवियर होता है ना, वो चलाना होता है कि हम सोशली एक्सेप्टेबल बिहेव करें।
जब वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, तो इंसान को फिर लत्थी चढ़ी की परवाह नहीं होती। आपने देखा होगा काफ़ी बुज़ुर्ग, कोई बाज़ार में है, कोई इधर है, कोई उधर है, ना अपने कपड़ों की भी परवाह नहीं करते। वो जानबूझ के ऐसा रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो उनमें ये चीज़ आ जाती है, उनकी ये ज़्यादा बढ़ जाती है। आमतौर पे एज के साथ-साथ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना होता है, लेकिन कुछ रेयर केसेज़ होते हैं जिनमें वो लेवल बढ़ जाता है। तो फिर उसके साइकोलॉजिकल रीज़न्स होती हैं कि इंसान का जवानी में एक तरह से ब्रेन या माइंड सैटिस्फाई ना हुआ हो। वो फिर जब बूढ़ा होता है तो वो अपने आप को ना पैगाम देना चाहता है कि मैं अभी भी जवान हूँ, तो वो चीज़ बढ़ जाती है। इसकी मिसाल मैं देता हूँ, जब यूनिवर्सिटी में पास आउट होना होता है ना, तो लड़के जो हैं, वो पता नहीं क्यों पूरी कोशिश लगाना शुरू कर देते हैं, मेरा इससे भी राब्ता हो जाए, उससे भी हो जाए। बस जाते-जाते मैं कुछ ना, ठीक है? तो ये फ्रस्ट्रेशन कह लें या ये अपने आप को बहाल करवाने का, वो जो वाइल्ड स्टूडेंट के दिन थे ना शुरू-शुरू के, तो एक एक फ़िक्र लाहक हो रही होती कि हैं, मैं किस स्टेट में जा रहा हूँ। तो उससे बचने के लिए ये होता है। क्या आपको समझ आ रही बात? इसका क्राइटेरिया शुरू करते हैं। डीएसएम आपके सामने है। डीएसएम में क्या क्राइटेरिया? अकॉर्डिंग टू डीएसएम 5, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज क्लासिफाइड अंडर सेक्सुअल डिसफंक्शंस। मेन कैटेगरी सेक्सुअल डिसफंक्शंस की है, उसमें कितने सारे डिसऑर्डर हैं। मेरी वीडियोस में भी कुछ डिसऑर्डर्स का तस्करा किया है। शायद उसमें जो फीमेल प्रॉब्लम्स हैं उसका शायद ना हो या हो, मुझे अब याद नहीं है। द क्राइटेरिया इंक्लूड, अब इसमें ए क्राइटेरिया, बी, सी, डी ऐसे क्राइटेरिया नजर आ रहे हैं। ए क्राइटेरिया है सिम्टम्स। एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड ऑन ऑलमोस्ट ऑल और ऑल अप्रोक्सीमेटली 75% टू 100% ओकेजन्स ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। किसी को समझ आया? वो कह रहा है कि नीचे जो चीज़ें दी गई हैं, या तो वो 75% से लेकर 100% तक हो हों तो हम डायग्नोज करेंगे। कौन सी चीज़ें हैं? एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, नीचे 3 चीज़ें दी गई हैं, उन तीनों में से एक भी आ गई और अगर वो या तो 75% से ज़्यादा हो वो सिम्टम या 100% तक हो, तो हम डायग्नोज करेंगे। वो कौन सी है? नंबर 1, डिफ़िकल्टी इन ऑब्टेनिंग एन अरेक्शन, यानी अरेक्शन फील ही ना हो, बॉडी रेडी ही ना हो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के लिए। नंबर 2, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग एन इरेक्शन, इरेक्शन तो हो लेकिन वो मेंटेन ना रह सके। इसके क्लाइंट बहुत आते हैं जो ये तकाजा करते हैं या बताते हैं कि इरेक्शन तो होता है सर, लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते। इसकी वजह ज़्यादातर उनके लाइफस्टाइल होते हैं, उनकी बैड हैबिट्स होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है कि फ़ौरी तौर पे बस पीक पे जज़्बात पहुँच जाते हैं और फ़ौरी तौर पे जज़्बात ख़त्म। बिल्कुल, बिल्कुल, स्टेमिना ज़ीरो है अंटिल द कंप्लीशन ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, यानी वो पूरी तरह से एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती और इरेक्शन ख़त्म। मार्क्ड डिक्रीज़ इन इरेक्टाइल रिजिडिटी, ये भी एक है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे शायद आगे चल के आए या ना आए, मेरे पास वो भी क्लाइंट आ रहे हैं। एक तो हमारे फेमस डॉक्टर हैं, उन्होंने भी ये शिकायत की, जो कि मैं थोड़ा-सा शेयर भी करूँगा आपसे। एक लाहौर से क्लाइंट हैं हमारे, वो सेशन ले रहे हैं। उनकी बहुत सी बैड हैबिट्स रही हैं। अब उनमें ये है कि उनको डिस्चार्ज नहीं होता, यानी इरेक्शन की कैफ़ियत ही रहती। अब आम तौर पे सारी दुनिया, हकीम-शकीम, मर्द हज़रात पूरा ज़ोर लगाते हैं कि किसी तरह से इरेक्शन हो, इरेक्शन में रहें। लेकिन ये जो स्टेट है, ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। इसमें सैटिस्फैक्शन और सुकून का एलिमेंट ज़ीरो होता है और बस ज़ीरो, कोई कोई असर नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये भी बहुत भयानक होती है और ये साइकोलॉजिकल होती है। जैसे कि एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर, उन्होंने शादी की तो वो अपनी वाइफ़ को हॉस्टल से पिक करके लेके जाते थे और वहाँ पे उस शहर में उनकी एक बहन का घर था जो शादीशुदा थी। वहाँ उनको एक रूम मिलता था। अब साइकोलॉजी देखें कि वो वीकेंड पे जाएँगे, स्पेशल एक ज़हन है उनका, वहाँ से उसे पिक किया, बहना के घर गए, वहाँ पे वो इकट्ठे टाइम स्पेंड करेंगे। अब वहाँ पे उनको थोड़ा चोरी-चोरी आवाज़ें बाहर ना जाएँ, ये वो सारा साइकोलॉजिकल फिनोमेना, वो उस चीज़ के आदी हो गए। अब क्या हुआ, हॉस्टल लाइफ़ स्टडी ख़त्म हो गई, अब वो एक घर में दोनों हैं और दोनों एक-दूसरे को काट रहे हैं। रीज़न क्या है? उनको वो एक एडवेंचरिस्ट उस तरह ही उनको फीलिंग आती दोनों को। अब दोनों को कोई भी देखने वाला नहीं, कोई ना आवाज़ का डर है, कुछ भी नहीं। अब वो वाले सेंसेशन नहीं आती। गॉट इट?
अब ये सरासर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें 99% साइकोलॉजी का अमल दखल होता है। तो क्या पहले उनको फैंटेसाइज करती थी वो चीज़? एक पहले attraction थी कि ब्रेन उसी तरह वायरिंग होगी ना, पहले वो चीज़ मुश्किल लगती थी, कहीं आवाज़ ना जाए ये वो, फिर वो उस चीज़ के आदी हो गए, ब्रेन उस चीज़ को इंजॉय करने लग गया। आपको मैं बताता हूँ, आमतौर पे जो लुक छुप के एक दूसरे को रिलेशनशिप में लुक छुप के जो प्यार करते हैं, उनको जो उसका स्वाद मिलता है या उसका एक नशा होता है, वो नशा नॉर्मली ओपन अप होने नहीं होता। नॉर्मली जब पता है लाइसेंस आपके हाथ में है कि ये मेरी, मैं इसका या ऐसे, तो वो वाला नशा नहीं होता। अब जो जिनको ये वाला नशा होता है कि पक्का पता है मेरे हाथ में लाइसेंस है, ये मेरी, मैं इसका, उनको जो नशा होता है उनको तो दूसरा नहीं होता कि ये क्या है, जल्दी पड़ी हुई है या छुप के ये वो। तो ये साइकोलॉजी डिसाइड करती है कि ब्रेन वायरिंग कैसे हुई। बहुत सारे मेल होते हैं वो हसास होते हैं, वो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड वो अपने आप को इवेल्युएट करवा रहे होते हैं ख़तून से। ख़तून कुछ भी ना कहे, फिर भी वो माइंड रीडिंग कर रहे होते हैं, इसे अच्छा लग रहा है, इसे बुरा लग रहा है, ये क्या सोच रही है, ये कैसे, तो वो फिर उनको ये मसाइल ही रहते हैं। तो इस चीज़ पे पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। फिर ये चीज़ तो आगे जाके बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, लेकिन ये कंट्रोलेबल है, इसको हम ट्रीट करते हैं। यानी कि वो लोग पहले से रिलेशन में आ जाते हैं, जिस तरह भी ये भी पॉसिबिलिटी ले हाँ, लें असल कि मसला अगर ये है। निकाह हो जाता है और आप जिस तरह ये एक डिस्टेंस है, तो उसमें भी तो ये प्रॉब्लम्स भी रहेंगे। अभी आपकी सुपर सीनियर हैं, वो सुनेंगी, उन्होंने आज कुछ मैसेजेस किए हैं, वो मैं परमिशन लेके शेयर भी करना चाहता हूँ। उनकी शादी हुई है, हम इसको एक लफ्ज़ कैजुअलिटीज़ बोल देते हैं, यानी शादी से पहले उनके कुछ थोड़े-थोड़े जैसे थोड़ा करीब आना ये वो। अब क्या है फीलिंग, बंदा पज़मुर्दा हो जाता है। जैसे कि मैं इस यहाँ पे ही मिसाल देता होता हूँ कि एक बंदे को बिरयानी खाने की आदत पड़ गई, एक बंदे को दाल-चावल खाने की आदत पड़ गई, एक बंदे को उड़लम-पड़लम खाने की आदत पड़ गई। जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें उड़लम-पड़लम की आदत होती है। जैसे कि केमिस्ट्री डेवलप होना एक चीज़ है, उनकी केमिस्ट्री डेवलप नहीं होती। वो जैसे मशीन की तरह नहीं कि आज यहाँ पे उन्होंने मुँह काला किया, वहाँ पे किया, वहाँ पे किया। उनको उसकी आदत पड़ जाती है, उनको फिर चेंज चाहिए, उनको फिर रोज़ दाल-चावल नहीं ठीक लगेंगे। एक ही खातून है, मौजूद है, उनको वो अपील ही नहीं करेगी। यानी उनके लिए इमोशनल अटैचमेंट इमोशनल अटैचमेंट, उनकी इरेक्शन, कुछ भी नहीं उनको, उनको हमेशा नया चाहिए। इसी तरह पोर्न एडिक्शन है, उसमें भी इंसान ने एक कैटेगरी की वीडियोज़ देख ली, उसके बाद वो फ़ील हट जाएगा। एक है ना कि ऐसे बंदा देख रहा है और वो पूरे जज़्बात में है, एक वक़्त आएगा कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, फिर उसको उससे सीवियर कैटेगरी में जाना पड़ेगा। इस तरह मेरे क्लाइंट काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बहुत ही मार-दाड़ वाली कैटेगरी में, तो ऐसे में ब्रेन की जो धज्जियाँ उड़ जाती हैं, सेंसलेस हो जाता है, अपने जिस्म को नोचते हैं, परेशान होते हैं, ज़ुम्बी बन जाते हैं। इन ऐसे लोगों की शादी कर दो कुछ, इनको वो वाला जो एक होता है ना कि वो एहसास नहीं होता। आपको पता है पाकिस्तानी मर्दों को बाहर बहुत लाइक किया जाता है, वजह उसकी होती है प्यासे होना। यहाँ पे क्योंकि इर्द-गिर्द सारा पर्दा-शर्दा चल रहा है, वहाँ जाके ये पागल हो जाते हैं। तो उनको वो सूट करते हैं कि लो जी, वहाँ के मर्द उनको नॉर्मली ट्रीट कर रहे होते हैं। वहाँ के मर्दों ने अपनी अपब्रिंगिंग उन्हीं में की होती है, लड़कियों में। उन्होंने देखा होता है तकरीबन सारा वजूद तो देखा ही होता है। कोई स्कूल जाते हैं, कोई अम्मी-अब्बू को भी देखा होता है और बड़े हुए होते हैं। उनकी जो अट्रैक्शन लेवल है वो इतनी नहीं होती जितनी यहाँ से प्यासे लोग वहाँ जाते हैं। ठीक है? तो इसमें हिकमत है कि पर्दा छुपा हुआ होना ये अट्रैक्शन लेवल को बढ़ाता है और एक बंदा शादी से पहले ही उसके राब्ते हैं, उसका कोई अट्रैक्शन नहीं डेवलप, कुछ नहीं, तो सॉरी बहुत ज़्यादा वो आगे निकल चुका है, तो उसको बाद में फिर मसाइल आते हैं। लेकिन ये नामुमकिन नहीं होते, इनको सही किया जा सकता है। एक क्राइटेरिया हो गया। बी क्राइटेरिया क्या है? ड्यूरेशन, सिम्टम्स मस्ट परसिस्ट फॉर एट लीस्ट 6 मंथ्स। 6 माह से ये सिम्टम जो ऊपर आई हैं उनमें से कोई एक आती रहे। ठीक है? गॉट इट? 6 माह इसका क्राइटेरिया। बी क्राइटेरिया हो गया। सी क्राइटेरिया डिस्ट्रेस, द कंडीशन मस्ट काज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल। आपको यहाँ पे थोड़ा एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिलेंगे शायद, क्या मिल रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा ये चीज़ होगी कि कंडीशन मस्ट काज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस टू द इंडिविजुअल, यानी उसकी कंडीशन ऐसी होगी कि स्ट्रेस लेवल जो है ना
अच्छी खासी स्ट्रेस लेवल बन गए हैं। उसके बाद डी क्राइटेरिया है एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। द डिसफंक्शन इज, यानी कौन सी चीज़ एक्सक्लूड करेंगे जो कि ईडी में नहीं शामिल करेंगे। समझ आ गई? सम टाइम किसी को डिप्रेशन होता है और डिप्रेशन में वो कुछ मेडिसिन लेता है, SSRIs, उस पर मेरा रिसेंट वीडियो सेशन भी आया है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो इंसान को सेक्सुअली इम्पोर्टेंट कर देती हैं, बेकार कर देती हैं। तो उसको हम ईडी नहीं कहेंगे, वो उस मेडिसिन की वजह से हुआ। उसका हल एक और मेडिसिन, उसको डिप्रेशन की वजह से, तो उसको हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन में डायग्नोज नहीं करेंगे। गॉट इट? जनरल मेडिकल कंडीशन कह सकते हैं। द डिसफंक्शन इज नॉट बेटर एक्सप्लेन्ड बाय अ नॉन सेक्सुअल मेंटल डिसऑर्डर, यानी ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जैसे सीवियर डिप्रेशन हो जाना, नॉन सेक्सुअल मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर है लेकिन सेक्सुअल वाली कैटेगरी में नहीं आया, तो उसको फिर हम एडी नहीं करेंगे। अब मेडिकल कंडीशन, कोई मेडिकल, किसी को शुगर थी, किसी को कोई और बीमारी थी, इस वजह से उसका सेक्सुअल ख़त्म हो गया, तो उसको नहीं सोचेंगे। ठीक है? उसके बाद सब्सटेंस मेडिकेशन यूज़ है, कोई नशा लेता है, कोई दवाइयों के नशे करता है, उसका ये चीज़ ख़त्म होगी, सेक्सुअल इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, उसको भी डायग्नोज नहीं करेंगे। रिलेशनशिप डिस्ट्रेस और अदर सिग्निफिकेंट, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अपने जो स्पाउस होते हैं, जीवन साथी होते हैं, जिनके साथ रिलेशन प्रॉब्लम चल रहा होता है, वो भी तब नाकामी का सामना करते हैं। गॉट इट? उनको भी डायग्नोज नहीं करेंगे इस कैटेगरी में। नंबर 3 है टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। आपको नजर आ गए? जो मेल में डिस्ट्रेस होता है उसकी वजह से उनको कौन कौन से फिजिकल सिम्टम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं? अच्छा, फिजिकल सिम्टम्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हम बात यहाँ पे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स की कर रहे हैं। जो स्ट्रेस डिस्ट्रेस है, फीलिंग ऑफ डिप्रेशन है, ये मेल को ये एहसास दिलाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में इस चीज़ को बहुत अहम करार दिया जाता है कि, बल्कि एक जुमला बोला जाता है, मेरा फ्यूचर, किसी को चोट लग जाए ना, मेरा फ्यूचर तबाह हो गया, ये बाकायदा ये जुमला बोला जाता है। तो हमारी सोसाइटी में जब इतना ज़्यादा कॉन्शियसली इस चीज़ पे फोकस किया जाता है, बुखार भी हो तो सोच रहा होता है कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मेरा इरेक्शन सही का है, तो फिर वो चीज़ मसला करती है। यानी डिस्ट्रेस से फिजिकल सिम्टम आएगा कि इरेक्शन प्रॉब्लम आ जाएगा, डिस्ट्रेस से, टेंशन से, कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे, तो एक चीज़ से जब दूसरी चीज़ आएगी, फिर तीसरी भी आएगी, चौथी भी आएगी। फिर ये मेल हजरात सर्च करते हैं, ये सर्च करते हैं, फिर वो मसला और ज़्यादा, जब तक मसले उसको मसले का दर्जा देंगे वो मसला बनेगा, अदरवाइज वो मसला नहीं बनेगा। गॉट इट? ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। प्रॉब्लम कम होगी या ज़्यादा, दोनों हो सकती है? ये दोनों हो सकती हैं, जैसे कि उसकी वाइफ ने एक जेस्चर शो करवाए उसको नापसंदीदगी के, तो वो बेचारा ऐसे ही लूप में फंस गया कि उसको ईडी हो गया, 100% वाली कैटेगरी वाला, कि जिसमें बंदा इंसान बिल्कुल फील ही नहीं करता। उसको फिर और चीज़ें, दवाइयाँ ट्राई की, फिर वो जो उसकी वाइफ थी, उसने एक समझदारी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी। उसने अपनी सास के गोश गुजार किया, सास ने अपने हस्बैंड के गोश गुजार किया कि साडा मुंडा इदा। लड़के को जब ये सारा कुछ पता चला, लड़का अब घर जाता है तो सारे उसको देख रहे होते हैं, साइकोलॉजिकली वो तो ख़त्म। तो उसने फिर सेशन लिए, काफ़ी अब बेहतर है, लेकिन ख़ातून ना आना चाहेगी, ना वो आई। अगर वो आती उसे गाइड किया जाता। जो ख़वातीन अक्ल कुल ख़ुद को समझ रही होती हैं वो तबाह करती हैं। आपको पता है जदीद रिसर्चेस बताती हैं कि अगर एक ख़ातून ज़्यादा रोती धोती है, शिकवे करती है, उसका मेल कमज़ोर होता है, वो कमज़ोर होता जाता है। ये एक कोरिलेशन है अजीब मुझे भी गरीब सर किस्म ये का। लगता है क्योंकि हम एज एन फीमेल ये चाहते हैं कि मर्द हमें इमोशनल सपोर्ट दे, जी जी ठीक है, क्योंकि औरत के लिए इमोशनल पहले, जी फिजिकल जी बाद जी में। जी। तो लेकिन जब आपने अपने मर्द को इमोशनली वीक किया हुआ तो वो आपको क्या सपोर्ट देगा? असल आपने में उसको अनबैलेंस किया हुआ है बिल्कुल ऐसे टॉर्चर करके ही। या मैनिपुलेट करके या उसकी सेल्फ स्टीम को लो करके या शिकायतें करके, फाइनेंशियल और इस तरह की प्रॉब्लम्स। बस ये दोनों तरफा ही होता है। कुछ डिसऑर्डर मेल उसको दे रहा होता है, कुछ वो उसको दे रहे होते हैं। असल में हमारे यहाँ धड़ाधड़ शादियाँ की जाती हैं। एक शादी कोर्स लॉन्च करना चाहिए जिसमें साइकोलॉजी सिखाई जाए। वो दवाइयों वाला तो जारी कर देते हैं, ठीक है, वो दूसरा नहीं जारी करते जिसमें कोई अकल तमीज़, कोई कुछ थोड़ा सा उनको सिखाया जाए, और इस चीज़ को बुरा समझा जाता है। लेकिन सर उसमें प्रॉब्लम वाकई थी।
नहीं, वो बिल्कुल ठीक था। और इस वजह से सिर्फ इस वजह से उसमें प्रॉब्लम आ गई। उसके टेस्ट सारे क्लियर हैं, सब कुछ ठीक है, ठीक है? और इस तरह के कुछ केस रिपोर्ट हुए हैं जो फीमेल साइकोलॉजिस्ट ने डील किए हैं। उन्होंने वहाँ पे लाइव मेल को सेड्यूस करके बस ऐसे ही उसको साबित किया मेल को कि तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है? फिर तो आप ऐसे कोर्स लॉन्च तो करें। ये गोरों की बात कर रहा हूँ हमारे नहीं यहाँ। नहीं नहीं ये हुँ? कोर्स नहीं, कपल मैरिज से पहले जो ये कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने का भी होता है। जी, ये बात करी थी कि हमारे कपल्स में जो मैरिज प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जिस तरह सोसाइटी जो है वो हमें उस तरह टीच नहीं करती, हम भी पेरेंटिंग गलत पेरेंटिंग के थ्रू जो है उस चीज़ को गलत एज्यूम करते हैं या उस तरह सीखते हैं। तो ऐसा कुछ कोर्स होना चाहिए या कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए उन लोगों के लिए, ताकि वो शादी करने से पहले या मैरिज लाइफ से पहले उनको सिखाया जाए कि मैरिज लाइफस्टाइल क्या है, फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट कैसे बिल्ड करनी चाहिए, और उसको मेंटेन करने के लिए आपस में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। एक ऐसा प्रोग्राम भी कम्प्लीटली होना चाहिए। क्योंकि हमारे पेरेंट्स या फ्रेंड्स से उन्होंने या दोस्तों से जो भी देखा होता है वीडियोस में या उन्होंने सुना होता है, वो उसी चीज़ पे अमल करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स भी इतना प्रॉपर नहीं गाइड करते शादी से। उसने बात की ना दोस्तों वाली, मतलब उस तरह मेरा कज़न है ना हुँ। वहाँ पे, तो ना वो काफ़ी एज है, लेकिन उसके घर वाले ना मम्मा उसकी कहते थे कि शादी करो, लेकिन वो कहता मैंने ज़िंदगी शादी नहीं करना। उससे वजह पूछी थी मैंने, तो ना वो कहता कि ना मेरे दोस्त, उसका कोई दोस्त है, उसकी वाइफ के साथ उसका रिलेशन खराब था ना, तो उसकी तरफ देख के वो कहता है कि ना औरतें होती हैं ऐसी, हर वक्त लड़ती रहती, ये करती वो करती, तो इस वजह से मैंने शादी नहीं करी। ये है जनरलाइज़ेशन। अभी जो मैं आपको कह रहा था कि वो मैं पूछ के पर उसने फिर वो घर वालों के साथ भी इस तरह ही मिसबिहेव करता है, मतलब बदतमीजी, और जब भी उसको कोई शादी के लिए इस तरह की कोई जी, जी। बात, औरतों की कोई भी बात करता है ना, तो वो आगे से मजाक में लेते हैं असल में वो पैरानॉइड है, ठीक है? वो ट्रस्ट नहीं करता, वो बायस्ड हो गया है पर ख़वातीन को पहले लेके। भी था, आपने उसके दोस्त के साथ भी बस वैसा वो हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही। ये करते हैं जनरलाइज़ेशन। मैं कुछ डॉक्टर्स को जानता हूँ जो शादी नहीं करते डरते, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों की कहानियाँ सुनी हैं और वो फ़ीमेल को इस नज़र से देखते हैं, शक की नज़र से देखते हैं, ठीक है? और वो फिर मुहतात रह के एज उनकी बढ़ रही है, वो शादियाँ नहीं करते। इन्होंने बात की, आपने बात की कि ये जो सोसाइटी है, ये सम टाइम डिसाइड करती है। जैसे कि आजकल पोर्नोग्राफ़ी बहुत है। मेल एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वो जो चीज़ देखते हैं। वो खुद को वो रियलिटी नहीं है, वो खुद को उसमें देखते हैं। इसी तरह फीमेल भी एक्सपेक्टेशन वो करती हैं, बॉडी साइज़ को लेके, ठीक है? स्टेमिना को लेके। इससे भी ये बीमारियाँ पैदा होती हैं। डिससैटिस्फैक्शन इससे ज़्यादा होता है और फिर प्रॉब्लम आती है। और हर जो टीनेज लड़का है, उसको यही फ़िक्र सताए जा रही है कि मेरा क्या बने। बस वो रिलेट करता है, चीज़ों को रिलेट करता है। और मैं अब क्या बताऊँ आपको, एक दूर शहर से एक लड़का यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेके आया, कोई बात नहीं करनी, मैंने बस मिलना है। आते ही उसने कुंडी लगा दी। कुंडी लगा के उसने कुछ बातें की और बस ना जैसे कि अपनी बॉडी रिवील कर दी। मैं देख रहा हूँ ये कर क्या रहा है। सिर्फ़ ये कि मुझे बताएँ, क्या ये नॉर्मल है सारा कुछ? इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन। और उसने कहा कि मैं दूसरे लोगों को नोट करता हूँ। मैंने थोड़ा-सा हैरत, तूने दूसरे को कैसे देखा? तो उसने कहा कि मैं स्कैन करता हूँ कपड़ों के अंदर से। अब ये कितनी अजीब बात होगी। साइकोलॉजिकली उसके ज़हन में एक ही चीज़ चलना और उसी को सोचना, उसी की फ़िक्र सताए रखना, ये है। ऐसे में ख़वातीन को भी सम टाइम बॉडी डिस्मॉर्फिक हो जाता है, अपने बॉडी शेप, अपने फ़िगर को लेके। और वो इस कदर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कि वो अपनी सेल्फ़ एस्टीम लो कर लेती हैं। कुछ लोग फ़ील करवाते हैं कि तू दुबली-पतली, तू मोटी, तू ऐसी। कुछ लोग फ़ील करवाते हैं, कुछ वो जब लोगों की डेफ़िनिशन में पूरा नहीं आती, जो ब्यूटी की डेफ़िनिशन स्टैंडर्ड सेट करते हैं लोग, तो वो फिर डिप्रेस हो जाती हैं। तो इससे फिर जब सेल्फ़ एस्टीम लो होती है ना, तो फिर तरह-तरह के नफ़सियाती मसाइल आते हैं। उसमें ऑर्गेज़म का भी मसला आ जाता है, ठीक है? मेरा इस पे एक वीडियो सेशन है, वेजिनिस्मिस एक डिसऑर्डर है कि वजाइनल जो सुकड़न पैदा हो जाती है, कि इंसान अवॉइड करता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। ये मसाइल आजकल मेरे पास केस आ रहे हैं। एक हस्बैंड बाहर गया, वो आ रहा है तो वो परेशान है। नफ़रत है मुझे, इस सब से नफ़रत है। क्यों नफ़रत है? नफ़रत है क्योंकि मेरी बहनों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद हुई हैं, मेरी भी होगी। जैसे वो लड़के ने सोचा कि लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं, ऐसी ही होती। उसने कहा बंदे होते ही डैश हैं। तो मैं बच्चा नहीं इससे चाहती, कहीं मैं फंस ना जाऊँ बच्चे की खातिर। तो मैं चाहती हूँ मुझे डिवोर्स ही दे दें। जबकि शादी से पहले
सब कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं, ठीक है। शादी के बाद वही चीज़ें बुरी लग रही होती। तो आपको पता है सिगमंड फ्राइड ने अपनी थ्योरी में थैनाटोस और इरोस का कंसेप्ट दिया। थैनाटोस मौत, इरोस सेक्स। सेक्स को उसने लाइफ से तशबीह दी है, और अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी नीड या ख्वाहिश रखी है जो नई नस्ल को भी परवान चढ़ाती है और जो जीने की उमंग भी। अब देखें डोपामीन जो केमिकल है सरासर इसके गिर्द घूमता है। लालच, हिर्स, सेक्सुअल नीड इसी चीज़ के गिर्द घूमता है, और सारी चीज़ें इसी चीज़ के गिर्द घूम रही होती हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे हमें एज के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ एज से पहले मिल जाती और हमारी बॉडी स्टिमुलेट कर जाती है, और फिर वो चीज़ हम एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं। आप हैरान होंगे कि 6-6, 7-7 साल की बच्चियाँ जो हैं वो अपनी बॉडी को ज़ख्मी कर रही हैं। किस कैफियत में वो चली गई। इसी तरह अरेक्शन फील कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, जो कि उस एज में तो पता भी नहीं होना चाहिए, उनकी बॉडी फील कर रही है। वजह ये जो इतना माशरे में फहाशी आ गई है और इतना ओपनली सारा कुछ हो रहा है, तो ये वजह बनती है। इसमें अब टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। इसमें जनरलाइज्ड पहली टाइप है, आप वैसे लिख लें, वैसे कोई इतना अहम नहीं है। इसके अकर्स इन ऑल सिचुएशंस एंड सेटिंग्स। अच्छा, जनरलाइज जो टाइप है ये किसी भी सिचुएशन में आ सकती है, ऑल सिचुएशंस में ये अकर हो सकती है। दूसरी है सिचुएशनल, जैसे मैंने बताया कि फ़लाँ रूम में थोड़ा सा फील आता था, फ़लाँ में नहीं आता था। अभी दुबई में मैंने 3 दिन पहले सेशन किया, वो बार बार कही जाए अम्मी आ गई, अम्मी आ गई, अम्मी आ गई, तो क्या घर में एक ही कमरा है? नहीं, कमरे बहुत हैं, वो बाहर बैठी हैं, तो लिहाजा ठीक है। तो ये वाली जो फील है ये है सिचुएशनल। अकर्स ओनली इन स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल ओनली विद अ स्पेसिफिक पार्टनर और ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि फ़लाँ के पास जाता है तो वो अच्छा फील करता है, फ़लाँ के नहीं। एक केस मैं आपसे शेयर करूं कि वो फ़लाँ से फ़ोन पे बात करता है तो वो फीलिंग आती है उसे, इरेक्शन, और वैसे उसे आती नहीं। तो वो अपनी शादी की रात वॉशरूम में जाके फ़लाँ से बात कर रहा ताकि उसकी फीलिंग्स आएँ। ऐसे ऐसे केसेस भी, ये कौन से हैं? सिचुएशनल। इसमें लिमिट एक्सीड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें है कि सिचुएशनल हो गया इंसान कि फ़लाँ रूम में उसे रिलैक्स फील करता है, या फ़लाँ पार्टनर के साथ ही उसको केमिस्ट्री या बायोलॉजी डेवलप होती है, अदरवाइज़ उसको सोच के ही उसको नहीं, उसकी बॉडी नहीं मानती उस चीज़ पे। ये चीज़ बहुत कॉमन है, फीमेल में भी मेल में भी। नंबर 4, इटियोलॉजी ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब ये बहुत अहम होती हैं। इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की? नंबर 1, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, वैस्कुलर इश्यूज़। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें कोई ब्लॉकेज आ जाए, क्योंकि आपको पता है ये सारा अमल जो है ना ब्लड फ्लो का होता है। ब्लड फ्लो करके जेनिटल एरियाज़ में ब्लड की मकदार ज़्यादा होगी तो ये चीज़ होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। अब कुछ लोगों में ब्लड फ्लो नहीं होती, बीपी लो वाला इश्यू आ जाता है, तो उनमें ये प्रॉब्लम होता है। आपको पता है जो वाइग्रा है वो कैसे डेवलप हुआ? दिल के मरीज़ों पे दवाई बन रही थी, रिसर्च हो रही थी, उन्होंने दिल के मरीज़ों को वो दवाई दी। दिल के मरीज़ों से एक्सपीरियंस पूछा तो उन्होंने कहा कि दिल का नहीं पता, लेकिन इस चीज़ में हम बहुत बेहतर फील कर रहे हैं, तो फिर वो इसी चीज़ पे लगा दी। क्यों? उसमें ब्लड फ्लो, जो हार्ट बीट है, हार्ट रिदम है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करते हैं, तो इसलिए वो बाकी एक्टिविटीज़ भी ज़बरदस्त होती हैं। वैस्कुलर इश्यूज़ आपके हैं? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द पेनिस ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये एक इशू है जिसमें जो ब्लॉकेज आ जाती है, जो हेयर लाइक वेन्स होती हैं ना, उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लड फ्लो नहीं होती, तो फिर वो एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। दूसरा है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। आपके ये नहीं है एटियोलॉजी? काजीज़ के अनुमान से होगा। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या होती हैं? डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग नर्व सिग्नल्स। अच्छा, ये सारा का सारा अमल ब्रेन ने करना है और ब्रेन ने सिग्नल्स भेजने हैं। जब वो सिग्नल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएं, अफेक्ट हो जाएं, सच एज पार्किंसंस डिजीज़, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें न्यूरॉन्स बहुत बड़ी मकदार में डैमेज हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अब फिर बंदा ऐसे ऐसे, आपने देखा कभी ऐसे? पार्किंसंस है, इसमें न्यूरॉन उनके डेड हो जाते हैं।
तो उनके जो मैसेजेस हैं ना, इस हाथ को कंट्रोल करने वाले जो मैसेजेस हैं वो पूरे जाएंगे नहीं, वो होल्ड नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। इस तरह फिर उनका बाकी मसाइल भी, तो एक्टिविटी नहीं हो पाएगी, बाकी चीज़ें भी डैमेज होंगी। और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, किसी के स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी आ जाए, उससे भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। हार्मोनल फैक्टर्स, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, सम टाइम मेल के जो स्पेसिफिक हार्मोन हैं या फीमेल के जो, ये तो सरासर मेल का है ना इशू, तो इसमें जो मेल के हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उनका लेवल गिर जाता है, फिर उनमें ख्वाहिश ही नहीं होती, तो उनके फिर लेवल्स बढ़ाए जाते हैं ताकि उनमें ख्वाहिश आए, उनके ब्लड फ्लो बढ़े। उसके बाद सब्सटेंस यूज़ है, जो शराब वगैरह पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, या कोई मेडिकेशन के नशे करते हैं, उनमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आ सकता है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो बहुत अहम हैं, जो असल में आपको सीखने सर चाहिए। ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना जो आपने बोला, हाँ, इसकी क्या टैबलेट्स मिल जाती हैं। इसके लिए एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, इससे बढ़ता है। और एक चीज़ होती है कीगल एक्सरसाइजेस, उससे भी बढ़ता है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जिसमें बड़े ऑकवर्ड से पोज होते हैं, तो उससे ये चीज़ इन्हेंस होती है, बढ़ती है। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, इसमें एंग्जाइटी है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कैन प्रिवेंट एन इरेक्शन। जो मैंने आपको केस बताया कि वाइफ ने उसको ये शो करवाया या ये लफ्ज़ कह दिए, ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। आजकल शादी से पहले ही परफॉर्मेंस एंग्जाइटी तारी कर लेते हैं, जैसे जंग पे जाना ना, इस तरह तैयारी कर रहे होते हैं। कोई एडवाइस कर रहा होता है, लड़कियों को कोई एडवाइस दे रहा होता है, ऐसे ऐसे, लड़कों को भी दे रहा होता है। मैंने बहुत से शादियों में देखा है कि कान में दुल्हे के अजीब-ओ-गरीब बातें, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो इस तरह जैसे जंग पे जाना है और उसको रेडी कर रहे हैं, इस तरह एक परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पैदा होती है। लड़की में भी एक खौफ और रास आता है कि पता नहीं, उसको भी डराया जाता है, बहुत सी चीज़ें, कोई मिसगाइड कर रहा होता है, कोई कुछ सहेलियों से कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके खौफज़दा कर रही होती, उससे बहुत से मसाइल आते हैं साइकोलॉजिकल। अगर उस चीज़ का डर पैदा करने की बजाय उसका चार्म डेवलप किया जाए, और दोनों जो हैं वो दूसरों से डिक्टेशन ना लें और ख़ुद फैसला करें और जल्दबाजी ना करें। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इसमें जितनी जल्दी हो, वो समझते हैं कि इससे मर्द जो है वो मैचो मैन साबित हो जाएगा और सारी ज़िंदगी पे ताबे रहेगी। इस तरह के कॉन्सेप्ट चलते हैं हमारे माशरे में, हो सकता है आपने ना सुने हो इस तरह की चीज़ें। और फीमेल को किसी और तरह और पर्सपेक्टिव में कहा जाता है कि जैसे ब्लीडिंग बहुत ज़रूरी है या इस तरह की चीज़ें, इसकी टेंशन उनको दी जाती है कि पता नहीं मेल मुझे जज करेगा। तो तरह तरह के खौफ, बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस भी नहीं कर रहे, आप समझ जाएं कि माशरा वो चीज़ें पैदा कर देता है। इससे फिर बात करना चाह रही हूँ जी जी इस बारे में कि जिन लोगों को फर्स्ट डे अगर कुछ ऐसा उनका जो रिलेशन बनता है उसमें अगर आपको ब्लीडिंग नहीं होती तो डिवोर्स दे देते हैं आपको हस्बैंड, कि उनको ये लगता है कि आपने पहले से किसी के साथ कोई रिलेशन बिल्ड किया हुआ है। ये कल्चरल थिंग है, ठीक है। इसके रियलिटी कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, ये कल्चरल मतलब चीज़ है। नेसेसरी के ऐसा ही नहीं 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 नहीं, ऐसा ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं। कुछ के तो नेचुरली ऐसा होता है कि ये ज़रूरी नहीं, कुछ के कुछ चोट लग जाती है, कोई कोई बचपन में कोई ऐसा है, तो ये चीज़ रिलेट कर लेना वर्जन होने के साथ, ये बहुत गलत है और हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा है। तो मोस्टली मेल को और ये होता है ना कि शायद इसका कोई रिलेशन रहा है, और दैट्स व्हाई ये ऐसा समटाइम्स कहते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से या एक्सरसाइज की वजह जी से जी, भी। एग्जैक्टली ऐसा होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसा हो जाता है, वैसे खेल कूद के दौरान ऐसा हो जाता है। लेकिन हमारी सोसाइटी इतनी जजमेंटल है कि औरत पे ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और फिर इसके हल भी किए जाते हैं, इसके हल किए जाते हैं ख़वातीन की तरफ से कि वो कोई कोई ब्लड लगाती हैं, कोई कलेजी शलेजी, कोई बकरे की, कोई मुर्गे की, कुछ ऐसा करती ताकि साबित हो जाए कि satisfied कुछ सोसाइटी में तो वहाँ पे वाइट चादर का बिछाना और सुबह वो देखना। सबको दिखाओ कि फ़ख्र से, ये इंतहाई गलत और गलीज़ हरकतें हैं। तो इनसे भी, इनका भी आगाही ज़रूरी है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अच्छा, अब साइकोलॉजिकल थीरीज़ हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। आपने साइकोलॉजी में थीरीज़ पढ़ी होंगी, हर थीरी का एक मानना है कि बीमारियां कैसे बनती हैं, कैसे ठीक की जाती हैं। जैसे कि साइकोडायनामिक अप्रोच क्या कहती है, वो हमेशा ये कहती है कि माजी के वाक़यात, बचपन के वाक़यात, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स, ये बीमारी बनती है, और अगर इस बीमारी को ठीक करना है, किसी भी बीमारी को, तो उन वाक़यात को, उन ट्रॉमास को रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है। जबकि हम
बीइंग अ थेरापिस्ट कोलैबोरेटिव अप्रोच और बायोसाइको सोशल मॉडल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें किसी भी थ्योरी को निगलेक्ट नहीं किया जाता, सारी थ्योरीज को माना जाता है। जैसे कि बिहेवियरल मॉडल है, सजेस्ट दैट प्रीवियस नेगेटिव सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस कैन लीड टू कंडीशनड एंजाइटी, कि ख़ास उस अमल को लेकर एंजाइटी होती है और इसमें नेगेटिव प्रीवियस एक्सपीरियंस है। जैसे कि नीचे पेशेंट था, उसने लफ्ज़ बोले कि मैं चकले पे जाता रहता हूँ, अब वहाँ पे उसके कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं। इसी तरह मेरे वीडियो सेशन भी हैं एक बंदे पे कि उसके नेगेटिव एक्सपीरियंस हैं। इस तरह के लोग ना अपने आप को ट्राई करते रहते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, वो ट्राई करते हैं, वो सीधा रास्ता नहीं अख्तियार करते कि वो शादी करें और ये वो इलाज करवाएं। वो खुद को टेस्ट करके खुद मैसेज, वो अगले से राय मांगते हैं या देखते हैं कि अगला मेरे बारे में क्या सोचता है। तो इस तरह फिर उनको प्रॉब्लम आता है। ये बिहेवियरल मॉडल कहता है कि माजी में जो नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं सेक्स को लेके, वो इस तरह की कंडीशन एंजाइटी प्रोड्यूस करते हैं। उनको फियर ऑफ अनदर, वही कंडीशन का खौफ आता है कि दोबारा से ना मैं नाकाम हो जाऊं। दूसरा मॉडल है कॉग्निटिव मॉडल। ये फोकस करता है ऑन द रोल ऑफ नेगेटिव बिलीव्स। जब भी कॉग्निशन की बात आएगी तो बिलीव्स की बात आएगी, सोचों की बात आएगी। इसमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस भी अहम है। नेगेटिव बिलीव्स एंड कैटास्ट्रोफिक थॉट्स, ऐसे डैमेजिंग थॉट्स के जैसे कि बस मैं तो अब ख़त्म, मैं तो ऐसे, इस तरह का थॉट आता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन शुरू हो जाता है, जबकि बॉडीली वो चीज़ नहीं होती, सिर्फ थॉट की वजह से वो चीज़ आ जाती है। आखिर पे साइकोडायनामिक अप्रोच है, पर्सपेक्टिव है, सजेस्ट दैट अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसमें क्लियर कट अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स लगा, बंदा कह रहा होता मैंने कभी कोई बुरा नहीं किया, मैंने कभी कुछ, बेचारे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी कोई बुरा नहीं, लेकिन अनरिजॉल्व्ड पास्ट कोई कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जो रिजॉल्व नहीं हुआ होता, वो प्रॉब्लम करता है। ऑफन रिलेटेड टू अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस, जब अवाइल उम्री होती है ना, अभी टीन एज में, तब कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उसकी वजह से क्वेश्चन मार्क। मैं मिसालें दे देता हूँ। बहुत से क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जिनको छोटी उम्र में कोई एक्सपीरियंस हो गया बुरी चीज़ का, सेक्सुअल कोई बुरी चीज़ का, उनके अंदर एक खौफ भी पैदा हुआ और एक जुस्तजू भी पैदा हुई, क्यूरियोसिटी डेवलप होगी, उन्होंने उसकी सर्च की, उस चीज़ को ट्राई किया, उस चीज़ की खोज लगाई। हरेसमेंट में भी होता है, ठीक है। हरेसमेंट का केस आया था इधर मेरे पास, तो मैंने उनको कहा बैठ जाएं, वो दीवार के साथ ऐसे खड़ी होगी, तो मैंने उनको पूछा कि बैठ जाएं, उसने कहा मेरा रेप करना चाहेंगे, मैंने कहा नहीं। अब वो डर भी रही है और एक 24 घंटे 24/7 उसका थॉट उसी चीज़ पे, शादी भी हो गई है, वो ट्रॉमा भी है और वो फैंटेसी भी बन चुकी है। उस चीज़ से उसे एक खुशी भी आती है, उस चीज़ की जुस्तजू भी है, उस चीज़ का खौफ भी है। अच्छा, उसके बाद यही है, ये फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर असेसमेंट कैसे की जाती है, मैं शॉर्ट करता हूँ। ये हमारी जो फर्स्ट बेंच, ये परेशान है। इसकी असेसमेंट के लिए क्लिनिकल इंटरव्यू किया जाता है, जिसमें बेबाक सवालात पूछे जाते हैं, पूछने पड़ते हैं, ठीक है, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, साइकोलॉजिकली किन चीज़ों का सामना हुआ। फिर एक क्वेश्चनेयर है, उसमें सवाल होते हैं सीधे साफ, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल इंडेक्स ऑफ इरेक्टाइल फंक्शन। ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अ स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चनियर यूज्ड टू इवैल्यूएट सेक्सुअल फंक्शन। एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जाते हैं और चेक किया जाता है कि किसी को ये चीज़ है कि नहीं। नंबर 3, सेक्सुअल हिस्ट्री पूछी जाती है। ऑब्टेन अ डिटेल्ड सेक्सुअल हिस्ट्री टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सिचुएशंस ट्रिगर्स, कि कौन सी ऐसी सिचुएशन ट्रिगर है जिससे ये ऐसा। फिर मेडिकल इवैल्यूएशन भी की जाती है, कोलैबोरेट किया जाता है मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ, ताकि रूल आउट किया जाए कि कोई इसको फिजिकल काज तो नहीं है, यूरोलॉजिस्ट से रब्ता करना पड़े तो उससे किया जाए। ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होगी, इसमें बायोसाइको सोशल मॉडल होगा, यानी हम सारी थीरीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, माजी भी जानेंगे और कंबाइन करेंगे मेडिकल पर्सपेक्टिव को, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को, सोशल इंटरवेंशंस कि समाजी तौर पे उसको क्या चीज़ का सामना है। ज़्यादातर पर्सनैलिटी फ्लाज होते हैं जो ये चीज़ पैदा करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें सल्डेनाफिल एक टैबलेट है, वाइग्रा, टेडालाफिल एक टैबलेट है, ये दी जाती है। फिर हार्मोन थेरेपी दी जाती है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ऑब्वियसली कम होते हैं जब ईडी हो, तो
उनको बूस्ट करने के लिए कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं। फिर एक और तरीका होता है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस। एक डिवाइस होती है, पीनस को बाकायदा सक किया जाता है उस डिवाइस के थ्रू, ताकि ब्लड फ्लो उसकी तरफ आए। फिर एक चीज़ होती है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें सीबीटी बहुत कारगर है। सेक्स थेरेपी दी जाती है। सेक्स थेरेपी का एम जो है वो कम्युनिकेशन होता है, रिड्यूस करना होता है एंग्जाइटी। वो इवेंट, वो चीज़ें जो वो सोचना ही नहीं चाहता, जो डिस्कस ही नहीं करना चाहता, वो डिस्कस की जाती हैं ताकि उसके रिलेटेड एंग्जाइटी कम की जा सके। फिर माइंडफुलनेस है, बेस्ड इंटरवेंशंस है, यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग परफॉर्मेंस एंग्जाइटी एंड इंक्रीजिंग प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। इसमें इंसान की जहन साजी की जाती है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का आदी हो जाए। जिस मोमेंट में वो है, अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के मोमेंट में है तो वो उस चीज़ में रहे, वो इधर उधर ना जाए, उसका जहन एंग्जाइटी का शिकार ना हो, भटके ना, वो अपने करंट मोमेंट को एंजॉय कर सके। अच्छा, इसमें फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी होती हैं कि लाइफस्टाइल कैसा है, एक्सरसाइज करता है, डाइट कैसी है, ये बहुत अहम है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या वो छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस लेता है, शक करता है। यहाँ पे फिर केस एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने साथ साथ दे दी हुई हैं। फिर इसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है, जो कि तकरीबन हम जान चुके हैं। तो अभी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, आप कमेंट्स में हमें इसके जवाब दे सकते हैं। हाउ कैन कल्चरल फैक्टर्स इम्पैक्ट द परसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कल्चरल पर्सपेक्टिव की इन्होंने बात की थी कि हमारा कल्चर किस चीज़ की तरफ ज़्यादा करता है, तो मेल को भी वही चीज़ होती है, फीमेल को उसी चीज़ का खौफ होता है। वो जो नाकामी का खौफ है उससे डरते हैं मेल भी और फीमेल भी, और ये सारा का सारा कल्चरल थिंग है। नंबर 2, व्हाट आर सम वेज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड साइकोजेनिक ईडी। कौन सा ईडी जो है वो ऑर्गेनिक है कि बंदा शुरू से ही ऐसा ही है, कौन सा साइकोलॉजिकली उसमें डेवलप हुआ है, तो ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग एंड एड्रेसिंग द अंडरलाइंग काजेज थ्रू अ होलिस्टिक अप्रोच कैन इम्प्रूव पेशेंट आउटकम्स। दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। क्वेश्चन जो आपने किया उसके आंसर है, आंसर्स दे दें। गाइडलाइन। ये जो आप बात कर रहे थे गाइडलाइन की, कि सोसाइटी का और इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब पेरेंटिंग की तरफ से लॉस आ रहा है, फिर फ्रेंड्स और सर्कल और सारी सोसाइटी की वजह से जब गलत गाइडलाइन मिलती है, या फिर ये कह लें कि एज अभी नहीं है उतनी और उससे पहले आपको उन चीज़ों के बारे में पता चल जाता है, और गलत तरीके से फिर आप उसको कह लो कि एक्सपीरियंस करना चाह रहे हो, और गलत नॉलेज है, और गलत से ज़्यादा इनकम्प्लीट नॉलेज। ये इनकम्प्लीट नॉलेज और गलत नॉलेज, और उसके बाद जो हमारे उसके ऊपर एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारे फिर फिक्स माइंड सेट बन जाते हैं और अजम्पशंस बनना शुरू हो जाती हैं, उसकी वजह से सारे डिसऑर्डर्स ये बिल्ड हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इस सोसाइटी में इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए, पेरेंट काउंसलिंग होनी चाहिए। जब हमारा कपल जो है, सोसाइटी का कपल जो है, वो आपस में अपने ताल्लुक को समझेगा ना, तो ऑटोमेटिकली कपल्स भी जो है वो मेंटेन करेंगे पेरेंटिंग को। मेरा ख्याल है कि प्री मैरिज काउंसलिंग, हाँ जी, बिल्कुल। फीमेल की सेपरेट हाँ जी, और और मैरिज मेल के की साथ सेपरेट। बिल्कुल, ताकि वो कपल रिलेशन भी अच्छा हो, और उसके बाद उनको पेरेंटिंग लाइफस्टाइल भी पता होना चाहिए। मोस्टली लोगों को कपल्स तो शायद पता होता है, पेरेंटिंग नहीं पता होती, और पेरेंटिंग अगर पता है तो आपस में इतना अच्छा नहीं चल रहे होते। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ऑटोमेटिकली फिर नस्ल तो खुद ब खुद बेटर की तरफ जाएगी। जी, चलिए आप कुछ बताना चाहते हैं। लेकिन सर ये जो प्री मैरिज काउंसलिंग है, अगर फॉर एग्जांपल प्री मैरिज काउंसलिंग है, अब अगर कोई मेल तो मतलब कि अपने घर वालों को अगर इन्फॉर्म ना भी करे, कि वो ऐसे बता दे कि मैं बाहर जा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वो इस पर्पज़ के लिए आ रहा है, तो वो तो आ जाएगा। लेकिन जो फीमेल है, अगर वो अपने घर में इन्फॉर्म करेगी कि ऐसे ऐसे मैंने ये काउंसलिंग लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वो, लेकिन उसकी फैमिली वाले उसको इस चीज़ का भी फिर उसको एनजाइटी और स्ट्रेस होगा कि मैं एक ये अच्छे काम के लिए काउंसलिंग लेने जा रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके घर वाले उसको करेंगे कि ये तुम किस चीज़ के लिए जा रही हो, जब तुम्हें घर में सारा कुछ बता रहे हैं, तो भाई तुम ऐसे
फॉर एग्जांपल अगर वो उसको उनको घर वालों को ये बताए कि मैं एक मेल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, तो वो उनको और करेंगे, उनके माइंड सेट ये करेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी कि तुम उनके पास जा रही हो, तो उनके साथ ऐसी बातें करोगी जब तुम्हें घर में ये सारा कुछ बता रहे हैं। मतलब वो ऐसे करेंगे, इसकी वजह से फिर उसको और होगा। अच्छा, इसके लिए कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अदारों में ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि कोई एक सब्जेक्ट हो जो एंग्ज़ायटी से कैसे निकलते हैं, एंग्ज़ायटी की कितनी टाइप्स होती हैं, और कहीं जाना ही ना पड़े। आपके अदारे आपको बताएं, आपके अदारे आपको एज के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देते रहें, आपके अदारों में एक साइकोलॉजिस्ट हो। आपको पता है बाहर के ममालिक में साइकोलॉजिस्ट होता है, चुप करके उसके ऑफिस में जाते हैं, बच्चा बच्ची अपना मसला डिस्कस करते हैं और वो ईमानदारी से उनको गाइड करता है। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल्स में भी साइकोलॉजिस्ट जो है ना, वो भी उसकी भी समझो कि उसको भी नहीं समझा जाता। अभी मेरे से कुछ रब्ता करती हैं लड़कियां बेचारी जो स्टडी कर रही हैं, वो कहती हैं मेरे घर वाले इस मसले को मसला नहीं समझते, वो कहते हैं दिमाग तेरा सेट हो जाएगा, तेरे जुतियाँ दी कमी है। तो वो बेचारी कहाँ जाए? उनको पता है, वो पढ़ रही हैं, उनको पता है कि ये एंग्ज़ायटी है, ये फ़लाँ इशू है, वो डिस्कस करना चाहती हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हद तक महसूस करते हैं कि मैं कोई पागल हूँ, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। तो ये सारे के सारे टैबू हैं, स्टिग्मा है, इस पे बात नहीं करनी, इस पे ऐसे। तो इसको दूर करने के लिए तो हम बैठे हैं। अब पब्लिक हमें भी जज करेगी, माफ़ी चाहते हैं आपसे।